हम बात करते हैं तीन उभरते हुए सितारों की कि बिहार की राजनीति अब युवाओं के हाथ में है। और युवाओं की हम बात करें तो तेजस्वी यादव सबसे पहला नाम है बिहार की राजनीति में। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। राजद का जो कमान है अभी युवा हाथ में है और ये जो तेजस्वी यादव का कद है खुद लालू प्रसाद यादव ने तय कर दिया है। तेजस्वी यादव राजद को लीड कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में उनकी पूरी रणनीति चल रही है, पूरी व्यापक तैयारी है और जो बहुत बड़ी यात्रा पूरे बिहार के 38 जिला में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो इसका क्या कुछ फायदा होगा। दूसरा जो बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर की हम बात करेंगे, जन स्वराज के संस्थापक हैं। और तीसरा जो चेहरा है वो चिराग पासवान का है। तीनों के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में इनका कद कितना है, कितने प्रभावी हैं और क्या कुछ है। जनाधार की बात करें तो इन तीनों चेहरों में तेजस्वी यादव का जनाधार, अगर उसकी हम बात करें तो 58% जो आबादी है वो तेजस्वी यादव के साथ है। मतलब माई समीकरण से लेकर अन्य जाति समीकरण की भी हम बात करें, अगर उसका भी ध्रुवीकरण तेजस्वी यादव कर पाते हैं तो भी उनके पास अच्छी खासी वोट बैंक है। और इस पर भी बात करेंगे। 27% जो है पिछड़ा, जो जिस कास्ट की हम बात करें, पिछड़ा आबादी की बात करें, वो राजद के साथ है। 14% यादव और 17% मुसलमान। ये माई का सबसे मजबूत वोट बैंक है। और इस बार का जो बिहार में चुनाव चलने वाला है या होने वाला है, इसमें तेजस्वी यादव का जो सबसे बड़ा प्लान है वो हम साझा करने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ वायदे किए, उनके चुनावी स्टैंड्स क्या है, उनके चुनावी एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है। तो सबसे पहला जो उन्होंने वार किया है, जो बिजली की समस्या, पूरे घर घर की समस्या है, पूरे बिहार की समस्या है। बिजली को लेकर के लोगों के मन में काफी रोष है, थोड़ा तो क्षुब्ध रहते ही हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। जो जिस तरीके से बिजली बिल आता है उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने चूंकि नब्ज पकड़ लिया बिहार में कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का उन्होंने वादा किया है। स्मार्ट मीटर को बदलने का वादा किया है। रोजगार पे मुखर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी लेने में पीछे भी नहीं है। 17 महीने की सरकार में जो रोजगार के जो अवसर दिए गए पूरे बिहार में, तेजस्वी यादव को क्रेडिट मिलना भी चाहिए। और दबाव की राजनीति में वो हमेशा सफल भी रहे। 5 केजी अनाज के बदले 10 केजी अनाज, यह है तेजस्वी यादव का प्लान। और प्लान के साथ पहले माई समीकरण था, अब बाप भी जुड़ गया है। मतलब अगड़ा पिछड़ा तमाम जो राजनीति चलती रही है उसको देखते हुए उन्होंने फॉरवर्ड से लेकर हर जाति को साधने की कोशिश की है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में जहां पर उम्मीद नहीं थी वहां पर भी राजद ने अपना कब्जा जमाया है। तो ये तो बात हो गई तेजस्वी यादव की। बात करते हैं ब्राह्मण, सवर्ण और मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर कल तक बहुत बड़े सलाहकार के रूप में हुआ करते थे, रणनीतिकार हुआ करते थे। शुरुआत उन्होंने मोदी से की थी, उसके बाद जदयू और जदयू के बाद तृणमूल कांग्रेस, तमाम जगहों पर उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक के रूप में काम किया। मगर धीरे धीरे उनका मन जो है राजनीति की ओर मुड़ता चला गया। जदयू में रहते हुए वाइस प्रेसिडेंट रहे, नीतीश कुमार ने उनको बहुत बड़ा कद दिया था, मगर उसके बाद वो लगातार हमलावर होते रहे। अभी जो सबसे बड़ा फास्ट फूड है राजनीति में, अगर किसी भी पार्टी को बिहार की सत्ता में आना होता है या तो वो लालू या तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी तेजस्वी पर ही हमलावर होते हैं। उनको पता है कि अगर मैं तेजस्वी यादव को टारगेट कर उनको नॉमिनी फेल कहूंगा तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में या तो जरूर आएगा। जंगल राज की बात करूंगा तो फिर जो पुराना एक सिहरन है लोगों के मन में कि अगर जंगल राज आ गया तो फिर क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा, अपराध कहां तक है, पूरे बिहार में किसी से छिपा हुआ नहीं है। मगर ये जंगल राज का जो डर या भूत दिखा करके लोग अपना अपना पॉलिटिकल स्टैंड साधने की कोशिश करते हैं, उस पर कितना सफल होंगे प्रशांत किशोर वो भी देखना दिलचस्प होगा। मुसलमान जो वोटर्स हैं वो कितना प्रशांत किशोर पे यकीन कर पाएंगे यह भी कहना मुश्किल है। हालांकि प्रशांत किशोर घूम घूम कर कहते हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को पढ़ने नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा अनपढ़ किसी कम्युनिटी में है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा प्रशांत किशोर ने कहा है कि लिटरेसी अगर किसी कौम में सबसे ज्यादा है तो वो मुसलमानों में है। दूसरा, सवर्णों की राजनीति कर रहे हैं। आपको ही पता है कि सवर्णों की जो स्थिति है पूरे बिहार में, अभी बीजेपी का अगर जो वोट बैंक अगर देखा जाए जोड़ करके तो सवर्ण हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। प्रशांत किशोर राजद पर हमलावर होते हैं, जदयू पे हमलावर होते हैं, मगर इधर कुछ दिनों से अगर उनकी राजनीति को देखा जाए तो
दबे जुबान से वो बीजेपी पर थोड़ा सा तंज कसते हैं और उसके बाद चुपचाप हो जाते हैं। आरोप तो यह भी लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर, मगर क्या कुछ सच्चाई है तो आने वाला समय बताएगा। 243 सीटों पर वो चुनाव लड़वा रहे हैं और कहते हैं कि मेरे पास फंड की कोई कमी नहीं है। पता नहीं अभी तक ईडी वालों की नजर क्यों नहीं गई है कि फंड की कमी नहीं है, तो ईडी खंगाल लेती है, एक बार पूछ लेती सर कहाँ कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही है। तो ये प्रशांत किशोर की रणनीति है और वो चाहते हैं कि इस बार चुनाव में मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिया जाए, रोजगार पे बात हो, महिलाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी दी जाए, हर चीजों पर बात कर रहे हैं। उम्मीदवार उनको स्वच्छ चाहिए। अब कितनी स्वच्छता मिलेगी राजनीति में और खास करके बिहार में, वो भी देखना होगा। हालांकि बहुत लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। और तीसरा हम बात करते हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। चिराग पासवान बीच में विवाद में घिर गए थे, डिग्री पर सवाल उठे थे, फिर भी जो उनके वोट बैंक है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान का नाम जुड़ा हुआ है। 14% वोट बैंक के वो दावेदार हैं अब हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, बहुत बड़ा एक जो मंच मिला उनको, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव भी दावा करते हैं कि मैं क्रिकेटर रहा हूं और क्रिकेटर मैंने अच्छी क्रिकेट खेली है, विराट कोहली पर भी दावा किया है, मगर दोनों जो युवराज हैं, चाहे वो चिराग हो चाहे तेजस्वी यादव हो, अपने अपने फील्ड में बहुत सफल नहीं रहे, मगर राजनीति में तो सफल हो गए, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और देखिए प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है शराबबंदी को लेकर। मैं तो सर कहूंगा कि शराबबंदी बंद, अगर वो उन्होंने कहा शराबबंदी चालू कर देंगे, मैं तो कहता हूं सर कि अगर शराबबंदी चालू हो गया तो सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान है वो बिहार को देखने को मिलेगा। ये अलग बात है कि चोरी छिपे शराब की बिक्री होती है, तमाम चीजें होती हैं, प्रशासन की निष्क्रियता सामने आती है, मगर शराबबंदी जैसा मजबूत फैसला सिर्फ नीतीश कुमार जैसा नेता ही ले सकता है, क्योंकि उनको पता है नीतीश कुमार को इस बड़े फैसले के पीछे राजस्व का कितना नुकसान होगा, मगर उन्होंने स्वास्थ्य को तरजीह दी, समाज को तरजीह दी है। इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार का कद पार पाना सभी के लिए नामुमकिन है। फिलहाल आने वाला भविष्य क्या होगा, तेजस्वी यादव कितना सफल होंगे, ये अलग मुद्दा और अलग चर्चा का विषय होगा। हर चीजों पर मेरी पैनी निगाह है, तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।